नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और इस समय हम बैठे हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उसको लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मेहमान हैं समाज सेवी अशोक शर्मा जी, विजय सिंह पुनीर साहब और आभा शर्मा, मंजू सोनी जी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आधार लाइव के इस मंच पर। चर्चा की शुरुआत करने के साथ मैं आपको बता दूं, लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल मिलकर के रुझानों के अनुसार, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी परिणाम नहीं है, सिर्फ रुझान है। रुझानों के अनुसार 300 का आंकड़ा भी पार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि 400 पार का नारा सिर्फ नारा बन के ही रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो लगातार कह रहे थे कि ईवीएम कहीं रोड़ा बन सकता है, लेकिन अब उनका क्या कहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से सहयोगी दलों को, कांग्रेस को सपोर्ट मिल रहा है और जिस तरीके से उनको बढ़त मिल रही है, वह चुनावी जो विश्लेषण निकल करके आ रहे थे, जो ओपिनियन पोल निकल करके आ रहे थे और उसके बाद जो बीजेपी की एक तरफा बड़ी प्रचंड जीत दिखा रहे थे, वो सबका सब अब सच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले विजय पुनीर जी से। पुनीर जी, जो ओपिनियन पोल थे और जो अब रुझान आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ओपिनियन पोल इस बार फिर झूठे साबित हो रहे हैं? देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कि ओपिनियन पोल के हिसाब से थोड़ा सा बीजेपी को झटका दिख रहा है, महसूस हो रहा है, मगर अभी दोपहर बाद तक शायद और स्थिति क्लियर हो कि किस तरफ उठ बैठ रहा है, क्योंकि स्टेट वाइज अपना अलग अलग है सब जगह का। ओपिनियन पोल और रुझान दोनों ही काफी अंतर दिख रहा है। कल तक जो ओपिनियन पोल बीजेपी की प्रचंड जीत दिखा रहे थे शर्मा जी, आज हम देख रहे हैं कि रुझान जो है वो बिल्कुल विपरीत है। धन्यवाद संजय जी, और इस मंच पर आपने चर्चा के बुलाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताना चाहूँगा कि रुझान तो रुझान ही है, और जिस प्रकार से एक नारों की झड़ी लगाई गई थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों द्वारा या कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा, उन सभी नारों की ही हवा निकलती हुई नज़र हमें इन रुझानों से स्पष्ट नज़र आ रही है। बात करेंगे कि भाई अब रुझानों में और धरातल पर जो परिणाम आएंगे उनमें कितना डिफरेंस आता है। आपने जैसा कि बताया कि भाई 400 के पार का जो नारा था, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अति विश्वास में चली गई, उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी ओर मैं एक चीज़ और आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब जब भी भारतीय जनमानस में जनरल इलेक्शन के समय पर गठबंधन बनते हैं, और गठबंधन के साथ साथ अगर आप गहराई में जाएंगे तो जातिगत समीकरण जिस प्रकार से गढ़े जाते हैं और गढ़े जाते हैं, उसका भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडी गठबंधन के साथ पूरा संप्रदाय, पूरा समाज एक तरफा अगर जुड़ जाता है तो वोटों का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं एक गठबंधन के ओर बढ़ जाता है। जातिगत नुकसान जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों होता हुआ दिख रहा है, जैसा अभी शर्मा जी बोल रहे हैं? जातिगत नुकसान क्या कांग्रेस को नहीं होता? नहीं, कांग्रेस को भी हो रहा है, जातिगत नुकसान दोनों को है। क्योंकि अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए में जो अलायंस जुड़ा हुआ है वो कम है, और जो इंडिया अलायंस है वो बड़ा है, मतलब वहाँ काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। बट फिर भी काफ़ी लोग जुड़ने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो अभी रुझान एनडीए की तरफ ज़्यादा चल रहा है। बीजेपी को इस बार राम मंदिर का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा? जी सर, अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर की घोषणा की थी, राम मंदिर बन भी गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है। पब्लिक ने पता नहीं क्यों वोट नहीं किया। आपको क्या लग रहा है, मतलब 370 भी हटाई, इस बार जो सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और उसने जो काम किए, राम मंदिर भी बनाया, उसने जो अपने गोल सिद्ध किए थे वो उसको पूरा किया, लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि उनका ज्यादा फायदा बीजेपी को नहीं मिल रहा है।
सर ये तो है ना, अभी परिणाम के बाद ही मुझे लगता है कि डिसाइड हो पाएगा। ऐसा हो भी सकता है, कभी कभार हो भी जाता है कि एकदम से पलट भी जाती है, क्योंकि एकदम से लगता है कि है ना वोट कम हुए, वोटिंग भी कम, मतलब 300 से 70 आप बता रहे हैं, तो हो सकता है कि एकदम से 4 बजे तक मुझे लगता है कि इसका परिणाम अच्छा नज़र आएगा, कुछ ना कुछ। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी सिर्फ रुझान है, परिणाम आने तक हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और ये देखने के लिए। लेकिन फिर भी जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, ऐसी कल्पना क्या बीजेपी को पता थी पहले से, उसने कर रखी थी कि परिणाम कुछ इस तरह के आएंगे? और जो बातें जो कही जा रही थी 400 पार की, वो सिर्फ हवा हवाई थी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक इंटरव्यू में बोला कि अगर आपका बच्चा फेल हो जाता है या उसके कम अंक आते हैं तो हम उससे ये नहीं कहते कि तूने पढ़ाई नहीं की या तूने नंबर कम आए, हम हमेशा उसको शाबाशी देते हैं और उससे कहते हैं कि इस बार नहीं हो पाया, अगली बार ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो बोले मैं अपने लोगों को क्यों ना बोलूं कि हम 400 पार जाएंगे। तो मतलब उनने ही सोच के रखा था कि एक जोश भरने के लिए 400 पार का नारा दिया था, लेकिन हकीकत धरातल पर कुछ और थी, उन्हें भी पता था। संजय जी बिल्कुल ठीक कहा। मैं गुजरात में काफ़ी समय रहा हूँ, काम किया है। गुजरात में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, जब भी वो काम करते हैं वो कहते हैं भाई मेरा घोड़ा उड़ने वाला है। तो मेरे जैसा कोई सेंट्रल इंडिया का वहाँ बैठा हुआ था, बोलता मुझे भाई इसका मतलब क्या है? बोले देखो शर्मा जी, हम जो मेहनत करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारा घोड़ा उड़ने लगेगा। अब उड़ने नहीं लगेगा, सबसे तेज़ तो दौड़ेगा। तो वही हालत आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया कि भाई 400 पार 400 पार 400 पार, तो अगर हम 400 पार नहीं जा पाएंगे तो कम से कम सबसे आगे तो दौड़ेंगे। तो आज मुझे वो उस कहावत को चरितार्थ नज़र करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी नज़र आ रहे हैं कि अगर हम उड़ेंगे नहीं, सरपट दौड़ेंगे तो सही, सबसे आगे तो निकलेंगे। तो और आप संजय जी देख रहे होंगे कि एनडीए गठबंधन सबसे आगे दौड़ रहा है, सबसे आगे दौड़ रहा है। और लेकिन इंडिया गठबंधन भी कहीं ज़्यादा पीछे नहीं है। मतलब जिस तरीके के रुझान हम देख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं है। खास करके ओपिनियन पोल से अगर तुलना की जाए उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके पीछे क्या राहुल गांधी की मेहनत है, जो लगातार वो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा पर निकले थे पूरे देश के अंदर और उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया था। क्या ये परिणाम? नहीं, देखिए इसमें मेरा मत ये है कि अगर आप खाली मोदी और राहुल जी को कंपेयर करते हैं तो फिर हमें अलायंस को नहीं कंपेयर करना, फिर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करेंगे। तो बीजेपी का अभी अगर है तो 230 या 34 के पार चल रही है, ठीक है। और खाली कांग्रेस की बात करें तो 94-98 के समथिंग चल रहा है, ऊपर नीचे। तो अभी अगर खाली आप सिर्फ दोनों लोगों की बात करोगे तो फिर तो हम इंडिविजुअल पार्टी पे आए, तो इंडिविजुअल पार्टी पे तो फिर कांग्रेस बहुत ही पीछे है। हाँ, तो पिछले लोकसभा के मुकाबले में कवर अच्छा है, बीजेपी का डाउन है शायद, बट एज ए इंडिविजुअल तो फिर अलग। गठबंधन को फायदा किस चीज़ से मिल रहा है फिर? इंडिया गठबंधन को एक्चुअली फ़ायदा मिल रहा है। अब आप यूपी की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी खींच रही है, ठीक है। केरला में थोड़ा, हाँ, अखिलेश की मेहनत काम, अखिलेश की मेहनत है, वहाँ अखिलेश जी मेहनत कर रहे हैं। राम मंदिर का फ़ायदा मिला नहीं मिला वो, क्योंकि राम मंदिर का फ़ायदा नुकसान से अगर किया होगा तो वो फिर बेकार है, क्योंकि वो तो मुद्दा हम हटा भी दें। लेकिन योगी जी के बारे में कहा जाता था कि एक गुड गवर्नेंस यूपी के अंदर योगी जी दे रहे हैं, और देख रहे थे लगातार कोई भी आरोपी या अपराधी जब कोई अपराध करता था तो योगी जी तुरंत उस पर बुलडोजर चला देते थे और बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो जो मुख्यमंत्री ने जो काम किया, और खास करके मोदी जी ने भी जो यूपी के अंदर काम किए हैं, अभी सिंधिया जी ग्वालियर के हैं, उन्होंने भी वहाँ पर अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया, ये सारे काम क्या यूपी के लोगों को नज़र नहीं आए? देखिए यूपी के रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, मैं अगर जो मेरे को लग रहा है, बाकी तो जनता जनार्दन है। किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश वेस्ट। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव का जो गुट है और जिसमें शरद पवार भी हैं, कांग्रेस भी हैं, ये तीनों दल मिलकर के कहीं ना कहीं बीजेपी को और उसके जो सहयोगी हैं शिंदे गुट, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में अब मैं बात करूँगा तो भारतीय जनता पार्टी को जो दंड मिल रहा है, या हम ये कहें कि इंडी गठबंधन को जो बढ़त मिल रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपने कहे हुए एक वायदे को, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी, शुचिता,
उसको पीछे छोड़ दिया है, जिसका उनको नुकसान हर जगह मिल रहा है, चाहे कोई भी हो, भ्रष्टाचारी हो। जैसे हम बात करेंगे अजीत पवार की, कितने केस चल रहे हैं उनके ऊपर, आपने उनको शामिल कर लिया, उनको क्लीन चिट दे दी। बात करेंगे आप किसी भाजपा प्रवक्ता से तो कहेंगे नहीं नहीं कोर्ट में केस तो चल रहे हैं, तो कोर्ट में केस तो केजरीवाल के यहाँ भी चल रहा है, तो उसको क्यों जेल में डाल दिया भाई? एक को तुम सरकार में एंजॉय करा रहे हैं और दूसरे को आप जेल में डाल रहे हो, तो ऐसे। इस बात से आप कितना सहमत हैं? क्या ये कारण है भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन का कम सीटें लाना, ताकि मतलब हम देख रहे हैं कि इसमें जो बीजेपी के लोग हैं वो जो दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को तोड़ करके, उनकी पार्टियों को तोड़ करके अपने साथ में जिन्होंने मिलाया, तो क्या जो मेन कार्यकर्ता था वो रूठ गया, उसने ग्राउंड लेवल पे मेहनत नहीं की, या लोगों की नज़रों में बीजेपी की छवि एक ऐसी बन गई कि ये दल जो है वो दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपने में मिला रहा है? तो जो अभी शर्मा जी ने जैसा आरोप लगाया, ये बताया है कि अगर किसी दूसरी पार्टी में किसी के ऊपर आरोप लगाए तो वो आपकी पार्टी में कैसे स्वच्छ हो सकता है? वो बात तो सही है, क्योंकि देखिए मैं ये मानता हूँ कि आदमी साफ दोनों तरफ नहीं है। वो तो जो केसेस इधर भी चल रहे हैं उधर भी चल रहे हैं, और ये तोड़ मोड़ की राजनीति तो भारत में आज से नहीं चल रही है, पहले से चल रही है। आज इसका कोई नुकसान हाँ, नुकसान किसी को नहीं है इसका। इसमें फ़ायदा नुकसान सिर्फ आम पब्लिक का है, बाकी बीच का तो जो भी कार्यकर्ता है, ये लोअर लेवल कार्यकर्ता होगा उसको नुकसान है, क्योंकि वो अपने मंशा से नहीं कर पाएगा काम फिर। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कह सकते हैं कि मतलब हिटलर राज कहना तो गलत हो जाएगा, और थोड़ा सा तो क्रूरता कहीं कहीं पे दिखाई दे जाती है कि भाई लोगों को बड़ा हार्श माहौल मिला है कि कहीं पे नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया। कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं, पर उसमें भी ओपिनियन सबकी अलग अलग है, चाहे वो किसी को पार्टी में जोड़ने की हो, क्योंकि केसेस तो चल रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो जिन पे केसेस हैं, चल रहे हैं, और इवन सीएम और पीएम पे भी चल रहे होंगे। केस चल रहे हैं, उसका कोई नुकसान पार्टियों को नहीं होता है, ऐसा कहना है पुंडीर जी का। और शर्मा जी का आरोप है कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है इसलिए क्योंकि आप दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ के ला रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? नुकसान होता है इससे कि नहीं होता? सर नहीं, नुकसान तो नहीं होता है, मतलब मुझे लगता है नुकसान तो नहीं होता है, क्योंकि जो भी आता है, मतलब कैंडिडेट आता है, जिस पार्टी से भी जुड़ता है, तो वो अपने साथ अपने कार्यकर्ता भी लेके आता है साथ में, और उसके कार्यकर्ता उसके लिए जी जान से मेहनत भी करते हैं, तो नुकसान तो नहीं है सर। आपके अनुसार छवि का नुकसान होता है, मतलब कि नहीं होता है? और जो दूसरी पार्टी के जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, अगर वो पार्टी अपनी तरफ मिला लेती है बीजेपी उन लोगों को, और फिर लोगों की नज़रों में कुछ छवि अच्छी बनती है, नहीं बनती है? सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मतलब छवि का, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कुछ छवि, आप जैसे बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे छवि वगैरह कुछ बिगड़ेगी इससे, और सर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता इस वजह से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पंडित जी एक बात बताइए कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बीजेपी हो, मतलब यूपी हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह कहीं ना कहीं जो पिछली बार जो परफॉर्मेंस था बीजेपी का, वो इस बार नहीं दिख रहा है। आप तो राजस्थान से आते हैं, राजस्थान की स्थिति भी बीजेपी के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हरियाणा तो बिल्कुल जो समझ लो बराबर पे चल रहा है, 5-5 की फाइट चल रही है ना। दिल्ली में जरूर बीजेपी क्लीन स्वीप करते हुए दिख रही है, 7 की 7 सीट मतलब जीतती हुई दिख रही है। ये सारा का सारा जो माहौल पूरे देश का नजर आ रहा है कि बीजेपी हर जगह फाइट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश जहां हम बैठे हैं ग्वालियर में, अगर हम यहाँ की बात करें तो 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत रही है। ये चमत्कार एमपी में कैसे हो रहा है? जो शर्मा जी ने भी बताया ही था आपको, कैंडिडेट बीजेपी आगे, मेरे ख्याल से बड़े बड़े नेताओं को छोड़ करके कुछ कैंडिडेट्स तो बीजेपी में ज्वाइन कर ही लिए हैं। राजस्थान में रुझान अलग है। राजस्थान में आप जयपुर में देखिए तो जयपुर में हैं, जीत रहे हैं, और कुछ एक एरियाज़ में जहां अभी तक तो आगे चल रही है बीजेपी, लेकिन बाड़मेर की मैं बात करूं तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं रविंद्र सिंह भाटी, जो वहां से निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी से होता तो मेरे को वो लगता था कि वो नुकसान है। वो बीजेपी को अच्छे कार्यकर्ताओं वाला नुकसान है कि वो अगर कैंडिडेट आज बीजेपी में होता तो शायद आज बीजेपी स्वीप पार होती है शिव में। एमपी में क्या चमत्कार हो रहा है? बीजेपी पूरा क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। देखिए मध्य प्रदेश में अगर आप शुरुआत से ही देखेंगे, मतलब राजमाता सिंधिया के टाइम से देखें या सुंदरलाल पटवा जी के टाइम से देखें या संघ की राजनीति को देखें, तो संघ का जो संगठन है मध्य प्रदेश, या हम इसको एक मध्य क्षेत्र संघ की भाषा में प्रांत कहें,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिला लें तो इसमें संगठन बहुत मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी को संघ का पूरा फ़ायदा मिलता है और यही एकमात्र कारण है जिसके आप ग्वालियर के रुझान देख रहे हो। अगर सर्वे करा, आपने पहले भी सर्वे किया होगा, चुनाव के दौरान भी सर्वे किया होगा, तो सब जगह आपको कांग्रेस लीड करती नज़र आती होगी, विशेष रूप से ग्वालियर में। अगर मैं बात करूं तो इस बार हमने देखा कि जातिगत फैक्टर एक बड़ा मुद्दा बनकर के आया और खास करके ब्राह्मण समाज जिस तरीके से नाराज था प्रत्याशी से और लगातार मतलब विरोध कर रहा था, और उसके सपोर्ट में गुर्जर समाज, यादव समाज, पाल समाज, बघेल समाज, हमने करीबन 18 गांव में जाकर के हमने लोगों से बातचीत की, काफ़ी जगह पे नाराजगी थी, लेकिन हर व्यक्ति लास्ट में यही कहता था हमसे कि हम मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो नाराजगी थी वो मोदी जी ने कहीं ना कहीं उसको कवर कर लिया? ये आपने बिल्कुल सही सर्वे का आकलन दिया हमें, और ये अखबारों में भी नज़र आता था, और रूबरू अगर 1 to 1 अगर आम आदमी से बात की जाती थी तब भी यही नज़र आता था। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश की जो ज़मीन है वो भारतीय जनता पार्टी, और गुजरात की भी कह सकते हो, अब गुजरात का तिलिस्म टूटता नज़र आ रहा है, पर मध्य प्रदेश में जो संगठन की पकड़ है वो संगठन ही जीत रहा है। आपने 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव देखे, वहाँ भी इसी प्रकार का रुझान था। तो आपकी जानकारी बढ़ा देता हूँ मैं, 18 चुनावों में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विधानसभा में काम किया और जी तोड़ मेहनत की। पर्दे के पीछे जो जीत दिखाई देती है विधानसभा मध्य प्रदेश की, वो संघ की जीत दिखाई देती है। मोदी मैजिक नहीं, ये संगठन का मैजिक है। ये संगठन का मैजिक है, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है। आप विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो तीनों स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, MP में, राजस्थान में जो भी थे वो था संघ संगठन का। क्या मोदी नाम की ब्रांड वैल्यू कम होगी? पिछले 10 इस बार हो चुकी है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, चाहे उसमें अध्यक्ष की बात करें या हम गृह मंत्री की बात करें या हम प्रधानमंत्री की बात करें, इन तीनों की तिकड़ी और संघ में कहीं कहीं खाई भी नज़र आती है। और दुष्परिणाम, उसका दुष्परिणाम नहीं है, उसके सुखद परिणाम है कि मोदी जी को झटका नज़र आ रहा है, और मोदी जी को ये दोबारा से जागरूक अपने अंदर लानी पड़ेगी। साधना में ये चीज़ महसूस करनी पड़ेगी कि अगर वो चाहें कि संघ को छोड़ के और वो सरकारें बना सकते हैं, तो ये उनका एक दिवा स्वप्न है। आप कितना सहमत है इस बात से कि मोदी जी जो हैं वो संगठन से कहीं ना कहीं ज़्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे थे? ऐसा हम देख रहे थे लगातार, और जैसा कि शर्मा जी भी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं संगठन का जो मेन कैडर है वो नाराज था, और उसकी वजह से जो परिणाम है वो कुछ उस तरीके से नहीं है जो मोदी जी चाह रहे थे। बिल्कुल सही है, ये मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि विधानसभा में आप देख चुके हैं, क्योंकि 10 साल में अगर इस बार संगठन नहीं होता, और आप प्रधानमंत्री और आप तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, तीनों संघ से हैं, वो संघ वाले हैं। वरना भजन लाल जी जो राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं, वो पहली बार लड़े, पहली बार जीते और पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा, एक चीज़ मैं आभा जी से पूछना चाहूँगा। आभा जी, महिलाओं में मैंने देखा है कि मोदी जी को लेकर के बड़ी दीवानगी नज़र आती है, बहुत पसंद करती हैं मोदी जी को, लेकिन जो वोट भी डाला गया, महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में आई थी, तो लगा था कि नहीं प्रचंड जीत होगी क्योंकि महिलाएं घर से निकल करके आई हैं। पर इस बार क्या मोदी जी को महिलाओं का साथ भी नहीं मिला गया? इस बार 2019 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत तो कम रहा ही है, तो उसमें महिलाओं ने वोट तो डाला है, अब उतना नहीं डाल पाई शायद जितना डालना चाहिए था मोदी जी। इसमें हम नहीं बता सकती मैं, पर वोट तो डाला है, उतना नहीं डाला जितना डालना चाहिए। वोटिंग प्रतिशत कम रहा है इस बार। तो वोटिंग प्रतिशत का मतलब कारण बता रही हैं मैडम, पर आप क्या कहना चाहेंगी? मोदी जी का जो नाम था महिलाओं के लिए, मतलब बहुत उनके बड़े फेवरेट नेता हैं महिलाओं के, वोट नहीं पड़े क्या महिलाओं के उनको, या पड़े हैं लेकिन नज़र नहीं आए? इसके बारे में सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने भी जितनी महिलाओं को, जैसे हमारे घर के आसपास या मेरे रिलेशन में ही फ्रेंड ही क्यों ना रही हूँ,
तो उन्होंने ही मुझे यही बोला था कि मोदी को ही देंगे वो वोट। मतलब ज़्यादातर उनकी पसंद के नेता और उन्हें मोदी ही पसंद आए थे। वो कह रहे थे मुझे हम तो भैया मोदी जी को देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस शायद मोदी जी की जीत हो सकती है, और अब परिणाम के बाद ही मुझे लगता है देखा जाएगा। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि जो जीत है वो तो बिल्कुल मतलब एनडीए की ही होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। ये तो रुझानों से स्पष्ट हो रहा है। सरकार तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मोदी जी ही बनाने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से, जिस पावर के साथ वो सपना देख रहे थे सरकार बनाने का, उतने बड़े पावर के साथ, उतनी बड़ी संख्या बल के साथ शायद वो सरकार ना बना पाए। और इसको लेकर के मैं पुंडरीक जी के पास जाना चाहूंगा कि सरकार तीसरी बार बनती है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, धारा 370 हट गई है, राम मंदिर बन चुका है। आने वाले 5 साल के कार्यकाल में क्या हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा मोदी जी के द्वारा, खास करके अब इस चुनाव परिणाम के बाद, जो आश्चर्यचकित कर दे? देखिए, देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ इस अगर ये कार्यकाल मिलता है तो आगे को अगर फ्यूचर देखना है तो इस कार्यकाल में कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि अब धार्मिक एंगल पे काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर देखिए, भारत एक रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आपको सबको एक साथ लेना पड़ेगा। तो कुछ तो ऐसा एक नया कुछ करना पड़ेगा कि जो पिछले 10 साल में ना हुआ हो। इंफ्रा, नौकरी दिलाना, ये सब कॉमन हो गया है फिलहाल। नौकरी वाली बात अभी पुंडरीक जी बोल रहे हैं, नौकरी वाला नारा जो यूपी में राहुल गांधी जी ने दिया लास्ट टाइम पर चुनाव के प्रचार के दौरान, उन्होंने कहा कि मैं सबको नौकरी दूंगा, हर घर से एक नौकरी दूंगा। क्या ये जो नारा था नौकरी वाला, ये काम कर गया यूपी में? ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, आज जो वास्तविक मुद्दे हैं, है ना, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया। उस मुद्दों से चुनाव को हटा दिया गया, ध्यान भटकाया जनता का। मैं बिल्कुल साधुवाद कहूँगा राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को। उन्होंने प्रखर रूप से उत्तर प्रदेश और उस क्षेत्र में जोरदार तरीके से बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को उठाया, और जनमानस में ये लालसा पैदा कर दी कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वास्तव में हमारे घर से किसी न किसी एक आदमी को रोज़गार नौकरी के रूप में मिले या किसी दूसरे रूप में मिले। तीसरी बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महंगाई का मुद्दा भी महिलाओं का, जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले आवाजी से पूछ रहे थे कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत तो गया कम ज़्यादा एक अलग बात है, लेकिन वोट मोदी जी के पक्ष में कुछ कम गया। उसका एक बड़ा कारण महंगाई भी है कि जब हम किचन की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले महिलाओं का मुद्दा बनता है महंगाई, कि भाई सिलेंडर आपने 1-2.5 साल तक 1100 रुपये का दिया, उसके तुरंत बाद जैसे ही चुनाव आए तो आपने थोड़ा सा कम कर दिया। जनता बहुत समझदार है ना। राजेश खन्ना का एक बहुत पुराना गाना है कि ये पब्लिक है सब जानती है। तो या एक बात पूछना चाहूँगा कि मैंने देखा अभी यूपी के अंदर जितना प्रचार प्रसार लास्ट टाइम पर हुआ, और उसमें विकास एक बड़ा मुद्दा निकल करके आया। बीजेपी शुरू से धर्म के आधार पर थोड़ा सा ले जा रही थी चुनाव को, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने मुद्दे को विकास की तरफ लेकर के आए। क्या वो कामयाब हो गए इसमें? जी बिल्कुल कामयाब हुए हैं। मैंने एक प्रियंका गांधी जी का वीडियो देखा, उनका भाषण सुना। मोदी जी को वो चैलेंज नज़र करते हुए आ रही हैं कि मोदी जी आएँ और पिछले 10 वर्षों की महंगाई और रोज़गार के मुद्दों पर बात करें। सिर्फ धर्म के आधार पर या राम मंदिर के मुद्दों के आधार पर ठीक है, आप एक बार सरकार बना सकते हैं, 2 बार बना सकते हैं, पर तीसरी बार आपको कहीं ना कहीं जनता को जो वास्तविक विकास चाहिए वो उसकी ओर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। वो देना ही पड़ेगा। पुंडरीक जी, क्या अब धर्म जो एक बड़ा मुद्दा कभी बीजेपी का रहा है, अब उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि धर्म को छोड़ करके अब विकास पर बात करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो जनता आपको करने पर मजबूर कर देगी। जी बिल्कुल सही है, विकास बहुत ज़रूरी है। और धर्म, देखिए मैं धर्म से हिंदू हूँ, लेकिन मैं धार्मिक प्रवृत्ति पे भी हूँ, बट मैं उसको डिफ्रेंशिएशन में नहीं लाना चाहता कि भाई उससे अलगाववाद पैदा हो। मेरे पास आपको मालूम है कि कितने लोग काम करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे ये नहीं मानता कि मैं यहाँ हिंदू है मुस्लिम है, तो वो जातिवाद में और धार्मिक रूप से तो ना ही लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे आगे फ्यूचर नहीं है।
आज की डेट में जितना आप जनता को जागरूक कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं ना भाई। आज पिछले 10 साल से आप जनता को ठीक है धर्म के नाम पे जागरूक कर दिया, और आज की डेट में सोशल मीडिया और इतना कि कोई भी कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है कि मेरे पास हर चीज़ का अपडेट मिल जाएगा। तो आज आप उसको धर्म के नाम पे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हाँ, आपको विकास और रोजगार पे बात जरूर करनी पड़ेगी, रोजगार बढ़ाने पड़ेंगे भारत। तो आप जब तक आप विकास नहीं करोगे तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। और मोदी अकेला नाम भी आपको चुनाव नहीं जिता सकता। नहीं, अकेला मोदी नहीं जिता सकता आज की डेट। जो चुनाव में हमने देखा, प्रचार में हमने देखा, पोस्टर में हमने देखा, हर जगह हमने देखा कि है ना सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। लगता है उसका भी दुष्परिणाम है, रुझान जिस तरीके के आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि भारतीय जनमानस की मानसिकता है वो तानाशाही प्रवृत्ति के हमेशा खिलाफ रहा है। चाहे आप श्रीमती इंदिरा गांधी का 75 का दौर आप याद कीजिएगा, जनता ने हराया है। या राजीव गांधी की 484 सीटों का 384 सीटों का दौर देखिएगा। जनता ने उनको भी एक अच्छा पाठ अनुभव कराया कि देखिए तानाशाही प्रवृत्ति भारतीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी मुनाफिक नहीं है। एमपी की हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ करके जैसे बीजेपी में जब आए, कांग्रेस ने लगातार उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए, गद्दार कहा, पैसा लेकर के उनके जो साथ में जो विधायक आए थे उनको बोला गया कि पैसा लेकर के वो सब बीजेपी में आए हैं। लेकिन जिस तरीके से परिणाम अभी आ रहे हैं वो सिंधिया जी लाखों वोटों से इस बार जीत रहे हैं। तो क्या लग रहा है सिंधिया जी ने इस बार मेहनत की अपने क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र वही है, एक मतलब लगातार सिंधिया जी की परंपरागत सीट रही थी, लेकिन पिछली बार वो हार गए, तो इस बार वो जीतने की ओर अग्रसर हैं। देखिए, भारतीय जनमानस में अगर हम अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं और आदरणीय सिंधिया जी की बात करते हैं, तो सिंधिया परिवार का भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत पुराना नाता रहा है, और संघ से भी, और संगत के तो मतलब वो निर्माता एक तरीके से संस्थापक सदस्य ही रही हैं राजमाता का परिवार पूरा, है ना। जिस समय कोई नहीं था तो सारा उन्होंने मतलब ये कहें कि भामाशाह जैसे पूरा थैली खोल दी थी कि नहीं आप काम करिए, और जितना भी संगठन का ढांचा है संघ ने अपना लिया फिर से। ये तो अब देखिए, अब बेटा कुछ दिन के लिए बाहर चला गया और वापस आना चाहता है तो सुबह का भूला शाम को घर लौटाते उसको भूला नहीं कहती है। क्या लग रहा है सिंधिया जी के ऊपर अब कम से कम कांग्रेस जो आरोप लगाती थी अब तो नहीं लगाएगी? नहीं, कांग्रेस ने जो विधानसभा में भी उन्होंने साबित किया और अब फिर लोकसभा में। हाँ, तो वो देखिए, वो जैसा सर ने कहा कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि था तो वो घर का ही। अब वो 2-4 दिन के लिए बाहर चला जाए तो बात अलग है। और मेरा ये मानना है कि राजमाता का तो संगठन से शुरू से वास्ता रहा ही है। मेरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब शुरू में स्टार्ट किया था तो तब से बहुत सपोर्ट रहा है एमपी में। तो और बीच में जो कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति है, ये तो होते ही होते हैं। कमलनाथ जी ने हमेशा ये कहा कि अगर सिंधिया जी इतने बड़े नेता थे तो फिर अपनी सीट क्यों हार गए, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार जो उनके बेटे हैं नकुल नाथ और जो उनकी पारंपरिक सीट कही जाती है छिंदवाड़ा, वो लगभग ऐसे लग रहा है कि हार जाएंगे। अगर वो हार जाते हैं तो जो सिंधिया जी के ऊपर वो कटाक्ष करते थे, क्या अब वो अपने लिए इस बात को कह पाएंगे? देखिए, ये तो अभी फ़िलहाल कहना मुश्किल है, बट अगर हार भी जाएंगे तो अगर मेहनत करी है उन्होंने तो बाकी सीटों पे भी तो मेहनत करी है। खाली सिंधिया जी ने खाली अपनी सीट पे तो मेहनत नहीं करी है, तो बाकी सीटों पे अगर मेहनत करी है तो एक सब्जेक्ट में अगर पीछे हट भी गया तो आदमी तो दिक्कत क्या है। अगर दिग्विजय सिंह भी पीछे चल रहे हैं, अगर वो भी हार जाते हैं और लगा जैसा कि भी रुझान आ रहा है, अगर 29 की 29 सीट पे अगर बीजेपी जीत जाती है तो एमपी में तो बीजेपी का बहुत बड़ा मतलब ये खेला हो गया। बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि अभी तक तो यही है कि 29 की कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का सूबड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एमपी में कितनी मजबूत आपको नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो ये एक पाठशाला है मध्य प्रदेश। यहाँ से अच्छे अच्छे लीडर निकलते हैं, अच्छे अच्छे संगठक निकलते हैं। पाठशाला है। कांग्रेस ने भी लगातार यहाँ पर मतलब कई सालों तक राज्य किया है। दिग्विजय सिंह यहाँ पर लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। क्या कारण है कि कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई एमपी में लड़ रही है? आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत सही नाम दिया। या हमारे दिग्विजय सिंह ही हैं जिन्होंने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। उन्होंने इस प्रकार के जो निर्णय लिए अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, जो कि उन कांग्रेस के लिए ही घातक रहे, और उसके ये दुष्परिणाम अब कांग्रेस को देखने को मिल रहे हैं कि अब उनकी
परंपरागत सीटें भी मतलब स्वयं उनकी सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वो अपना किला नहीं बचा पा रहे, कमलनाथ जी अपना किला नहीं बचा पा रहे हैं, अजय जी अपना किला नहीं बचा पा रहे हैं। जो ये अपने आप में ये छत्रप माने जाते हैं, मतलब आप ट्रायंगल पर मान के चलिए, तो ये लोग या तो ये मान के चलिए कि चुके हुए कारतूस बन गए कि सिर्फ ये हवाबाजी करते हैं, और सोनिया जी की या कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स की ये सिर्फ चाटुकारिता करते हैं और इधर की उधर करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। जनता इनको अब अंदर से पहचान चुकी है। छत्रपों की राजनीति खत्म ऐसा लग रहा है? हाँ, कांग्रेस के छत्रपों। हाँ, कांग्रेस के छत्रपों की तो खत्म, एमपी में तो खत्म ही है जी। हम देख रहे हैं कांग्रेस जो है दिल्ली में है ना, शीला दीक्षित जी लगातार मुख्यमंत्री रही, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया था, लेकिन आज वहाँ भी है ना बीजेपी को क्लीन स्वीप मिल रही है। मतलब आपके राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, वहाँ तो 5-5 साल का रिकॉर्ड रहता है, लेकिन यहाँ पर अभी हम देखें एमपी और दिल्ली में तो कांग्रेस मतलब क्यों अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है? युवा वर्ग को आगे लाना नहीं चाहती, या जो पुराने नेता हैं वो युवाओं को आगे नहीं लाना चाहते, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली में तो शीला दीक्षित जी के बाद से कांग्रेस का अस्तित्व कम हो गया था। केजरीवाल ने अच्छा काम किया या उन्होंने अपना अच्छा वर्चस्व बनाया। अब वो किस वजह से सब कुछ बिल्कुल आउट ही हो गया, क्योंकि लड़ ही नहीं पाए। तो फिर क्या उम्मीद करती हैं अब वर्तमान में जो सरकार बनेगी उससे, क्या उम्मीद करती हैं आप? युवा भी हैं, महिला भी हैं, क्या उम्मीद करती हैं? सरकार तो बीजेपी की बनने वाली है। सर उम्मीद तो यही है कि सरकार बीजेपी की बने और काम भी देश के लिए और करे। जो उनका था ना कि अगले 5 सालों में देश को थर्ड उस पे लाना है, इकोनॉमी थर्ड पे इकोनॉमी लाना है, और देश में और भी कई सारे काम है जो उन्हें करने हैं। वो आई होप करेंगे वो लोग। आपका क्या कहना है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए जो भी सरकार बनती है अब, उससे आप क्या उम्मीद करती हैं? सर उनसे यही उम्मीद है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले और महिलाओं के लिए भी अच्छा, मतलब उनके लिए भी घर की एक पहली बात तो महंगाई है ना, महंगाई को भी कम किया जाए सरकार की तरफ से। महंगाई, सिलेंडर हुआ, और भोजन मतलब सारी सामग्री घर की किचन की महिलाओं ज़्यादातर तो किचन से जुड़ी होती हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि महंगाई भी कम हो, बेरोजगारों को रोजगार भी मिले। और वृद्धा पेंशन है ना, मेन चीज़ तो वृद्धा पेंशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम है, तो थोड़ी वो भी बढ़ाई जाए कि बुजुर्ग 600 रुपये में तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनकी दवा तो छोड़ो, उनके लिए कुछ भी नहीं आ पा रहा। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि उनकी थोड़ी वृद्धा पेंशन भी बढ़ाई जाए और थोड़ा महंगाई भी कम की जाए। शर्मा जी, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि सरकार जो अब बनने वाली है, आज शाम तक, रात तक परिणाम सबके सामने आ जाएंगे, और रुझान जिस तरीके के रहे, और रुझान अगर परिणाम में बदले तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ में मिलकर के एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी शायद फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या अपेक्षा आप करते हैं एक नागरिक होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, देश के लिए आप क्या चाहते हैं सरकार से कि इस बार 5 साल में ये काम हमें होने चाहिए? ये संजय जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं एनडीए और उसके सहयोगी दलों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो फ्लोर पर जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं शाम तक वो परिणामों में बदल जाएं और अपनी सरकार के गठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि भाई उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल किसको नेता चुनता है, तो निश्चित रूप से जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वही इस बार बनेंगे। अब बात आपके तीसरे प्रश्न की करते हैं कि हमारी क्या अपेक्षा है। एक भारतीय जनमानस के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले रोज़गार उपलब्ध कराया जाना चाहिए, इस प्रकार की विकास की प्रक्रियाएं डाली जानी चाहिए। मुझे एक याद आ रहा है, मनरेगा एक प्रधानमंत्री जो चलाई गई थी, उसमें लोगों को रोज़गार मिला था। और मैं मोदी जी को बिल्कुल दोबारा से कहूँगा कि ये जो मुफ्त राशन वाली जो प्रक्रिया है ना, इसको बंद कर दें। उत्तर प्रदेश में उन्होंने सबको मुफ्त राशन बांट दिया, परिणाम क्या मिला? उनको सीटें 45-42 पे आके अटक गईं। जब तक आप हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रक्रियाओं पर नहीं चलेंगे, उन्होंने कहा था शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ें सभी के लिए फ्री होनी चाहिए। पर हमने देखा कोरोना के बाद हमारी सरकारों ने जो एक
मध्यम वर्ग परिवार थे और उससे लोअर कैडर था, उसको काम चोर बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्री राशन बांटना शुरू कर दिया, फ्री पेंशन बांटना शुरू कर दी। ये मेरी बहन मंजू जी कह रही थी कि भाई वृद्धावस्था पेंशन वास्तव में ही 600 रुपये कम है। तो तुम 600 रुपये की थाली खा लेते हो, वहाँ तुम्हारे को दिखाई नहीं देता कि एक वृद्ध कैसे काम करेगा? 6,000 रुपये भी कम है जी। हाँ, कम से कम अगर आप किसी को दे रहे हो तो कम से कम, हमारे यहाँ एक बड़ी कहावत है पुरानी कि अगर आप ऊँट के मुंह में जीरा, अब आप किस प्रकार से मोदी जी इस चीज़ को मेरे आपके चैनल के माध्यम से अगर वो देखें तो बिल्कुल 1 to 1 कभी भी बात करें तो मैं उनसे बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड रहूँगा और उनको बताऊँगा कि आपको ये अगले 5 साल किस प्रकार से चलाना चाहिए कि आगे भारतीय जनता पार्टी के लिए और मजबूत जनाधार देखे जाएं, जिससे कि नई पीढ़ी आए और भारत को एक वास्तविक लोकतंत्र की मर्यादाओं पर चलाए। मुझे अटल बिहारी जी की दोबारा से याद आती हैं कि राजधर्म नहीं भूला जाना चाहिए, किसी भी कंडीशन पर राजधर्म नहीं भूला जाना चाहिए। इतना ही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। राजधर्म नहीं भूला जाना चाहिए, ऐसा कहना है शर्मा जी का। और अब मैं चलता हूँ पुंडीर जी के पास। पुंडीर जी, बस अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, इस सत्र को मैं अब समाप्ति पे ले जा रहा हूँ। जैसा रुझान है, अगर वही परिणाम होता है तो विश्व गुरु बनाने का सपना जो मोदी जी हमें बता रहे थे चुनाव से पहले, क्या लगता है सिर्फ विश्व गुरु ही नहीं, विश्व गुरु बनने के लिए अगर लोगों का पेट भूखा है, अगर युवाओं का रोजगार नहीं है, तो फिर वो सपना अधूरा रह जाएगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या अपेक्षाएं करते हैं? वर्तमान सरकार ही अब आगे जाकर के नई सरकार भी बनने जा रही है, जैसा कि हमें रुझान बता रहे हैं, आप उस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, उम्मीद बहुत बेसिक है इंडिया की, जो रोटी कपड़ा मकान, जो कि आम जनता को मिलना चाहिए। आप और मैं तो आज बैठे हैं, भगवान महाकाल की कृपा से संपन्न है, लेकिन बहुत सारा इंडिया में आज भी ऐसा आदमी है जो मेरा लगभग 6 स्टेट में ट्रैवल रहता है, तो मैं सड़कों पे देखता हूँ लोगों को सोते हुए, तो कम से कम उनके सर पे छत हो जाए, 2 वक्त का खाना उनको मिल जाए, इतना कोई कर दे। बाकी सरकारें बहुत आती हैं, सब आती हैं, वो अगर आदमी सुख में बैठेगा तो अपने आप भारत संपन्न हो जाएगा। आज बिल्कुल भारत बिल्कुल संपन्न हो जाएगा। और जो विश्व गुरु की बात है, तो विश्व गुरु चेंजेस स्टार्ट फ्रॉम आवर होम। अगर आपको परिवर्तन करना है तो वो पहले घर से करना पड़ेगा। आर्मी की नौकरी 4 साल की कर दी, कर्मवीर योजना जो करती थी, क्या लगता है वो योजना भी बदलनी चाहिए? देखिए, अगर आप बात करते हैं पूंजीकरण की या प्राइवेटाइजेशन जो अभी चल रहा है गवर्नमेंट का, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं किसी एंगल तक सही है, मगर अगर एक पिछड़े वर्ग या ग्रामीण क्षेत्रों में जाया जाए तो उनके हिसाब से गलत है, क्योंकि उनका एक परिवार में अगर एक बच्चा चला जाता है कोई फौज में, तो वो पूरे गांव का उद्धार कर सकता है, पूरे गांव का वो उद्धार कर सकता है, ऐसा कहना है पुंडीर जी का। और लोकसभा चुनाव 2024 पे चुनावी परिचर्चा में अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर आप बने रहिए। आधार लाइव आपके लिए उपलब्ध है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। आप हमारे चैनल को, हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने परिचित के लोगों को भी शेयर करें और उनको कहें कि हमारे आधार लाइव चैनल को देखें, ताकि हम आपकी आवाज उठा सकें पुरजोर तरीके से, और साथ में ताजा अपडेट हमारे देश विदेश की जो भी चीजें हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। इसी के साथ अपने सहयोगी शेरू कुशवाहा के साथ मैं संजय भारद्वाज विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत।